हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं, आपको कराए गए हैं, उन सभी का बहुत अच्छे से रिवीजन जो है आप कर रहे होंगे और जितने भी फैक्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, उन पे आपकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत होगी। इसी इरादे के साथ, इसी विश्वास के साथ कि अभी तक के जो लेक्चर्स हैं उन पे आपकी अच्छी पकड़ बनी होगी और उससे अगर रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो उसका निश्चित ही आप सही उत्तर करके आएंगे। ठीक है, सो आज फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सोर्स के बारे में आप जानते हैं, हमारा सोर्स जो है वो बुक जो है ये आप इससे परिचित हैं, मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। 6500 TCS MCQs की बुक है। सो ये बुक जो है आप सभी के पास ऑलमोस्ट होगा, मैं ये अनुमान लगाता हूँ, मुझे ये विश्वास भी है कि आपके पास ये बुक होनी चाहिए। ये बुक जो है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों माध्यम में बच्चों के लिए आता है। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट हैं, अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में चूज कर सकते हैं बुक, अगर आप इंग्लिश में हैं तो आप इंग्लिश में बुक को कंफर्टेबली चूज कर सकते हैं। चैप्टर वाइज टॉपिक्स हैं, बहुत ही सरल और सहज ढंग से आपको चीज़ों को पढ़ने को इस 6500 की TCS की बुक में मिलेगा। 5th एडिशन की बुक है, ठीक है। और इस बुक में जो MCQs हैं उसके साथ साथ जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराया जाता है, सो दैट इज़ फैंटास्टिक। जो सॉल्यूशंस है उसके लिए पिनाकल पब्लिकेशन जाना जाता है। जो सॉल्यूशंस है वो डेफिनेटली आपको एक टेक्स्ट बुक की फीलिंग देता है। आपको ऐसा महसूस होगा, आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि एक्चुअली जो है आप एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। और साथ साथ ये जो बुक है दैट इज़ बेस्ड ऑन MCQ, तो आपको एक टेस्ट सीरीज की भी यहाँ पे बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगी। सो 2 in 1 है, बेसिकली एक कम्पैक्ट पैकेज है ये बुक। अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो ना कि TCS के एग्ज़ाम में और SSC के एग्ज़ाम में, खैर SSC की बुक है ये, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इसकी जो जनरल स्टडीज़ की जो क्वेश्चंस है उसकी जो क्वालिटी है वो आपके किसी भी वन डे एग्जाम में आपको मदद करने वाला है, आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो इस बुक को आप किसी भी वन डे एग्जाम, बैंकिंग हो, स्टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आप इसको निश्चित ही पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे और आज की क्लास में हम लोग फिर से अपनी इकोनॉमिक्स टॉपिक को कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे प्रश्न हमने ऑलरेडी कवर किए हैं और मुझे उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इकोनॉमिक्स के प्रश्न में आप देखेंगे कि बहुत सारे फैक्चुअल एस्पेक्ट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व्ड है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स द फैक्चुअल एस्पेक्ट्स कवर्स द गुड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस। एटलीस्ट अराउंड 70 to 80% जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके फैक्चुअल एस्पेक्ट से होते हैं। सो कॉन्सेप्चुअली फैक्ट्स को याद करने का प्रयास जो है हमारा जारी है और उसी को आगे रखेंगे। सो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। कल के क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि फिस्कल पॉलिसी जो है इसका संबंध, जो राजकोषीय नीति है, इसका संबंध किसका है, किससे है? इसका संबंध है गवर्नमेंट से। ठीक है, सो गवर्नमेंट जो है उसका क्या कार्य है? उसका कार्य है फिस्कल पॉलिसी को मेंटेन करना। वहीं पे मॉनेटरी पॉलिसी का कार्य है, ये है RBI का। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कार्य है? मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम क्या करते हैं? मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है मार्केट में, उसका बैलेंस बनाते हैं डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार। मार्केट में जितनी वस्तुएं हैं उतने ही पैसा का प्रवाह हो, ये सुनिश्चित करना हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है। वहीं पे टैक्सेशन पॉलिसी, क्या टैक्सेस होंगे, क्या टैक्स रेट होगा, ये सारे कार्य किसके हैं? ये सारे कार्य फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति के हैं, जो कि सरकार के निहित है, निधि। ठीक है, क्लियर? सो आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या करता है ये बताता है एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब जो सरकार खर्च करने वाली है, एंड एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, और सरकार को जो टैक्स आने वाले हैं, जो पैसा आने वाले हैं, मतलब एक बजट जो है रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है। ठीक है, और रेवेन्यूज फॉर द फोर्थ कमिंग फिस्कल ईयर। ठीक है, जो रेवेन्यू आएगा डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ दीज एस्टिमेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बजट टाइप। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से, आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट टाइप नहीं है। सरप्लस बजट, इकोनॉमिक बजट, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट। बहुत अच्छा प्रश्न है ये और काफ़ी सरल प्रश्न है। फिर से पढ़िए एक बार और ध्यान से बताइए क्या होना चाहिए राइट आंसर।
देखिए, एक सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है, ये तो कॉन्सेप्ट आप समझते हैं। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आप देखेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में, अनुच्छेद 112 में ये दिया गया है, ये मेंशन है, ठीक है। सो हमारे संविधान में कहीं भी बजट जो टर्म है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। बजट के स्थान पे हमने क्या इस्तेमाल किया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित सरकारी व्यय और अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों या राजस्व की रूपरेखा तैयार करता है। इन अनुमानों की व्यवहार्यता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बजट प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बजट प्रकार नहीं है? इट्स नॉट अ टाइप ऑफ बजट। ओके, सो डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट, इकोनॉमी बजट एंड सरप्लस बजट। ओके, सो डेफिसिट बजट क्या होता है? डेफिसिट बजट वो बजट है जहां पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो आपका और रेवेन्यू कम हो, मतलब आपके पैसे खर्च तो ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन पैसे आ कम रहे हैं, तो ये क्या हो गया? घाटा हो गया ना यहाँ पे, इसलिए इसको घाटा वाला बजट कहते हैं। बैलेंस बजट क्या होगा? ये संतुलित बजट होता है, जो एक्सपेंडिचर है वही रेवेन्यू है, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। उसका क्या है? सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? रेवेन्यू ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है। ये क्या हो गया? ये रेवेन्यू हो गया आपका, रेवेन्यू ज़्यादा। ये क्या हो गया? यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा है मतलब पैसा आया ज़्यादा और गया कम, सो क्या हो गया? ये सरप्लस बजट हो गया। तो ये तीनों जो है बजट के प्रकार हैं। इकोनॉमिक बजट नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ये जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? कितना बेहतरीन प्रश्न है आपसे। आई होप यू हैव मेड सम अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, okay, the concept of fiscal policy is based fundamentally on the ideas of, so राजकोषीय नीति की जो अवधारणा है मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित है? ठीक है, कौन से अर्थशास्त्री हैं जिनके विचारों पर आधारित है? वैरेन बफेट, इलिनोर ऑस्ट्रोम, जेम केन्स और मिल्टन फ्रेडमैन। ओके, वैरेन बफेट, एलिनोर ऑस्ट्रोम, जॉन मेनार्ड कीन्स और मिल्टन फ्रेडमैन, चार नाम है। आपको बताना है किसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा राजकोषीय नीति की अवधारणा। जो कॉन्सेप्ट है ये किसके इकोनॉमिकल थ्योरी पे बेस्ड है? यस, आप इनको जानते हैं, बहुत पॉपुलर अर्थशास्त्री हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स, जेम कीन्स। ओके, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, जेम कीन्स। सो इनके सिद्धांतों पे बेस्ड है हमारा कॉन्सेप्ट किसका? फिस्कल पॉलिसी का। जो राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति जानते हैं, इसके संचालक कौन होते हैं? राजकोषीय नीति के संचालक जो होती है वो सरकार होती है। कौन होता है? वो सरकार होती है, ठीक है। आपको मैंने बताया है फिस्कल पॉलिसी जो है वो सरकार इसको डील करती है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील करता है। क्लियर? ओके। If the inflation in an economy is rising steadily, the central bank might, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है, ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन है, आप जानते हैं महंगाई की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो केंद्रीय बैंक जो है हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या कर सकता है केंद्रीय बैंक? इफ द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी इज राइजिंग स्टीडली द सेंट्रल बैंक माइट, मतलब महंगाई जो है बहुत बढ़ रही है तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या कर सकता है? What will central bank do? So keep the repo rate unchanged. Okay, मतलब कुछ भी नहीं करेगा, तो ये तो नहीं है, कुछ भी क्यों नहीं करेगा भाई? जब महंगाई बढ़ी है, आरबीआई का जो मेन काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो दायित्व है उसके पास, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई, इसको कंट्रोल करना है, तो कुछ नहीं करेगा। कीप द रेट अनचेंज, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। डिक्रीज द रेपो रेट, ठीक है, डिक्रीज द रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट क्या रेट है? रेपो रेट मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट एक वो दर है जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को पैसा देती है, ठीक है, कमर्शियल बैंक को पैसा देती है। यहाँ क्या लिख रहा है? यहाँ कह रहा है कीप द रेपो रेट अनचेंज, उसके बाद है डिक्रीज द रेपो रेट। अच्छा, जब रेपो रेट डिक्रीज हो जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेना आसान हो जाएगा कि कठिन होगा? ऑब्वियस सी बात है आसान हो जाएगा। जब हमें कम दर पे कहीं से पैसा मिलेगा तो हम ऑब्वियस सी बात है पैसा ज़्यादा लेंगे। अगर मैं कमर्शियल बैंक हूं और आप एज ए आरबीआई हैं, मैंने आपसे पैसा लिया एज ए कमर्शियल बैंक क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, क्या लिख रहा है? डिक्रीज द रेपो रेट, रेपो दर की कमी। चूंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, सो मैं क्या करूंगा? एज ए कमर्शियल बैंक आई विल बोरो मनी फ्रॉम यू, आपसे मैं पैसा लूंगा। अच्छा, कमर्शियल बैंक के अगर मैं
अगर कमर्शियल बैंक की तरह काम कर रहा हूँ, तो मैंने जो आपसे पैसा बोरो किया उस पैसों को मैं क्या करूँगा? ऑब्वियसली बात है, उसको मैं लोन में बच्चों को दूंगा, लोगों को दूंगा, अलग अलग जगह लोन बांटूंगा, हर एक जहाँ भी स्कोप है लोन का वहाँ दूंगा, हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो, बिजनेस के लोन हो, सारा लोन दूंगा। समझ रहे बातों को? तो लोन क्या हुआ? लोन मार्केट में गया। जब लोन मार्केट में गया तो क्या जाता है? मार्केट में पैसा जाता है। तो इससे पैसा जब मार्केट में जाएगा तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वस्तु तो सीमित है और इसको चेंज करने वाले पैसा जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, मार्केट में पैसा बढ़ते चले जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है? डिक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क देयर मनी विद द आरबीआई। मतलब रिवर्स रेपो रेट वो दर है जिससे कमर्शियल बैंक अपने पास जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आरबीआई के पास रखती है। अच्छा, ये क्या है? एक लुभावना ऑफर होता है। जो रिवर्स रेपो रेट है एक लुभावना ऑफर होता है। अगर ये दर बहुत अच्छा है, काफ़ी हाई है, मान लो 10% है, ठीक है, मान लेते हैं कि 5% था, 5% से इसको 10% कर दिया गया, ठीक है, 5% से इसको 10% कर दिया गया, तो ऐसी अवस्था में कमर्शियल बैंक क्या करेगी कि ज़्यादा पैसा जो है रिजर्व बैंक के पास भेजेगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा पैसा भेजेगी, ठीक है, अगर बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ क्या लिख रहा है? डिक्रीज द रेपो रेट। जब इसको रेपो रेट को डिक्रीज कर देंगे 5% से मान लो 4% कर देंगे, तो कमर्शियल बैंक कम पैसा आरबीआई के पास भेजेगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम मिल रहा है, तो इससे भी जो है मार्केट में पैसा बना रहेगा। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंक्रीज द रेपो रेट। इंक्रीज द रेपो रेट, इंक्रीज द रेपो रेट, ओके। क्या पूछा है? स्टेडली सेंट्रल बैंक इफ द इन्फ्लेशन। तो क्या कर सकता है सेंट्रल बैंक अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो? तो ध्यान से समझिए, मार्केट में क्या कर सकता है? अगर मार्केट में इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा होती है, तो आरबीआई का मेन मकसद है कि मार्केट से पैसा निकालना, ठीक है, मार्केट से पैसा निकालना। कैसे निकलेगा? अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा। कमर्शियल बैंक के पास पैसा कब रहेगा कम? जब कमर्शियल बैंक को लगेगा कि मुझे आरबीआई से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो जब ये रेपो रेट है जिस दर पे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को लोन देती है, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंक सारा पैसा आरबीआई के पास डाल देगी। तो ये ऑप्शन करके मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, उसको कमी उसमें लाई जा सकती है, उसको कम किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? डी विल बी द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स डिस्कस सम मिसलेनियस क्वेश्चंस. So which of the following act was introduced to regulate foreign exchange in India in 1973? Okay, 1973. So 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया? फीरा, फीमा, एफआरबीएम और सरफेसी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका ए। ए विल बी द राइट आंसर। ओके, ए विल बी द राइट आंसर। ओके, सो अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, इसके बारे में आप सभी को पता है, हमने ये प्रश्न किया भी है कि भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को किस रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आप जानते हैं 1944 में आया था बॉम्बे प्लान का पहला फेज और 1945 में आया था बॉम्बे प्लान का दूसरा फेज। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्लान। और जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस प्लान को लेके आए थे, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस प्लान को लेके आए थे। क्लियर? ओके, सो हु वाज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, 15वें वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन आप जानते हैं आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल है आर्टिकल 280 उसके तहत होता है, ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत होता है।
सो 15th जो फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ओके, क्या आंसर हो जाएगा? अभी 15th है, अभी तो 16th भी गठित हो गया है, ठीक है, 16th भी गठित हो गया है। 15th के कौन थे? 15th के थे एन.के. सिंह, ठीक है। 16th के कौन है? अरविंद पनागरिया। अरविंद पनागरिया। क्लियर, याद रखिएगा, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे 16th भी पूछा जा सकता है। ओके, सो इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप द लोन एंड सेविंग डिसीजंस आर टेकन बाय द, सो सेल्फ हेल्प ग्रुप जानते हैं, ठीक है, एसएचजी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ठीक है। सो ये जो डिसीजंस है किसके द्वारा ली जाती है? सो जो समूह के सदस्य होते हैं, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, वही ये डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। जो समूह के मेंबर्स होते हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, वही ये जो है सारे डिसीजंस लेते हैं। क्लियर है? ओके, सो स्मॉल स्केल यूनिट्स आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम लार्ज स्केल यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, सो लघु जो इकाई हैं उसको किस आधार पर बड़ी इकाइयों से विभेदित किया जाता है, ठीक है। लघु जो इकाई हैं उनको किस आधार पे बड़ी इकाइयों से विभेदित किया जाता है? किस आधार पे ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े इंडस्ट्री हैं वो छोटे से भिन्न हैं, या छोटे जो हैं वो बड़े से भिन्न? किस आधार पे किया जाता है? द साइज ऑफ यूनिट एरिया, द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, सो निवेश की राशि, जो पैसा उसमें लगाया गया है, उस आधार पे पता चलता है कि स्मॉल स्केल है या लार्ज इंडस्ट्री से। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो हु इज द वर्कर एज पर स्टैंडर्ड सेंसस डिफिनेशन इन इंडिया? भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य कामगार कौन हैं? सो हु इज द वर्कर एज पर स्टैंडर्ड सेंसस डिफिनेशन ऑफ इंडिया? भारत में मानक जनगणना की परिभाषा के अनुसार जो कामगार है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एज पर स्टैंडर्ड, हु इज द वर्कर, यहां पूछा हु इज द वर्कर, तो यहां पे जो है मुख को हम लोग काट देते हैं, ठीक है, अनुसार जो है एक कामगार कौन है, एक वर्कर कौन है, मुख्य नहीं, ठीक है, एक वर्कर कौन है, हु इज अ वर्कर। तो 4 आपके पास परिभाषा है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट कुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट कुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ए पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 100 days, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 200 days, अ वर्कर हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 days। देखिए ये लेस नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे लेस की जगह होगा एटलीस्ट, ठीक है, ये होगा एटलीस्ट, कम से कम 183 दिन के लिए जो आदमी काम करता है वो एक वर्कर के श्रेणी में आता है, ठीक है, एक कामगार के श्रेणी में आता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर है सी। ध्यान रखिएगा, 183 डेज के लिए जो भी काम कर रहा है वो एक वर्कर है, ठीक है, एक कामगार है। ओके, सो 11th नेशनल सीड कांग्रेस वाज हेल्ड इन, 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस कहाँ पे आयोजित की गई थी? 11वीं नेशनल सीड कांग्रेस जो है वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? मैसूर, न्यू दिल्ली, चेन्नई, ग्वालियर। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ग्वालियर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, द राइट आंसर इज ग्वालियर। ओके, so in India the electoral bonds are valid for how many days from the date of issue? In India the electoral bonds are valid for how many days from the date of issue? From the date of issue, भारत में इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी किए जाने की तिथि से कितने दिनों के लिए वैध होती है? ठीक है, कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए, 15 डेज के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो वैलिड होती है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी का भी है, इकोनॉमी का है, क्योंकि ये बॉन्ड से रिलेटेड है इसलिए यहाँ डाला हुआ है, लेकिन ये दोनों में आपको समझना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा प्रश्न का आंसर आपको पता होना चाहिए। ये 15 डेज है, ये ध्यान रखिएगा, आगे भी ये प्रश्न पूछा जाएगा, काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चन है ये। ओके, so which of the following statement is correct? Death rate in India is 7.2% thousand in 2011. Okay, life expectancy at birth is 72.6. ठीक है, ये 72.6 नहीं, ये अराउंड 69% के आसपास है ये, तो ये गलत हो जाएगा। एक जो है वो सही है, क्या ऑप्शन हो जाएगा? ओनली वन, डी, ओनली वन इज द राइट ऑप्शन। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड? सो ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। इससे प्रश्न हमने पहले भी देखा था नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड से। सो भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में, राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है? यहाँ पे है इसके आपके 1, 2, 3। सो इट वॉज क्रिएटेड इन 2005, ठीक है, 2005 में क्रिएट किया गया था। ओके, 75% ऑफ इट्स एनुअल इनकम वाज टू बी यूज्ड फॉर स्कीम्स प्रमोटिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, मतलब इसमें जो पैसे आएंगे उसका 75% का इस्तेमाल हेल्थ के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, उसका क्या है? इट वॉज डिजोल्व इन 2018 और 2018 में इसको डिजोल्व किया गया, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, 1, 2 बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका डी आंसर, वन स्टेटमेंट 1 and 2। ओके, वन स्टेटमेंट 1 and 2। सो द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट वेदर टू एक्सपैंड डिमांड और रिड्यूस इट कॉन्स्टिट्यूट द। सो सरकार का हस्तक्षेप, सरकार क्या कर रही है यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो, जैसे कि डिमांड कम है मार्केट में, डिमांड कम होगी तो इकोनॉमी जो है वो स्लो हो जाएगी। सो अगर मांग को विस्तार करना है, इसके लिए पैसा जो है पब्लिक के पास होनी चाहिए। सरकार जो इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, पैसा पब्लिक के पास ज़्यादा जाता है, डिमांड बढ़ जाता है। या इसे कम करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाएंगे उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या है? स्थिर नहीं है। मार्केट स्थिर नहीं है मतलब डिमांड कम है, कहीं सप्लाई कम है, उसका जो इकोनॉमी है पूरी परेशान है। इकोनॉमी में जो है बहुत सारी परेशानियां हैं। इसको स्टेबलाइज करने का काम, इसको स्टेबल बनाने का काम जो है गवर्नमेंट करती है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टेबलाइजेशन स्कीम, स्थिरीकरण कार्य। इसको क्या कहेंगे? स्थिरीकरण कार्य। ओके, so what does the letter M stand for in MRTP Act of 1969? so MRTP Act 1969 में क्या बताना आपको? इसमें M का जो अर्थ है वो बताना है। M का अर्थ इन MRTP Act 1969, ये डेट भी याद रखना, 1969 अगली बार पूछा जाएगा। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलीज, मल्टी, मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलीज, मल्टी और मोनोपोली, 4 ऑप्शंस आपके पास। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सो इस तरह क्वेश्चन तमाम आपके पूछे जाते हैं आपके। एमआरटीपी, एमआरटीपी क्या हो जाएगा? एमआरटीपी, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ट्रेड प्रैक्टिसेस है ये, पॉलिसी नहीं, सॉरी, इट इज ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, क्लियर? एक्ट नहीं है, एमआरटीपी एक्ट। ओके, क्लियर? समझ में आ गई चीज़ें, याद रखिएगा। सो इस तरह के भी प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि पहला वर्ड जो है उसके बारे में बताइए। सो जॉइंट
liability group is usually an informal group that consists of how many individuals who seek loans against mutual guarantee. क्या कह रहा है प्रश्न, समझ रहे हैं आप बात को क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप क्या है? एक यूजुअली एन इनफॉर्मल ग्रुप है दैट कंसिस्ट ऑफ कितना 4 to 10 पीपल हु सीक्स लोन अगेंस्ट द म्यूचुअल गारंटी. सो वहां पे जो गारंटी होगा ये क्या होगा? गारंटी ये म्यूचुअल होगा. ठीक है, क्या होगा? म्यूचुअल होगा. और म्यूचुअल गारंटी के अगेंस्ट में जो है लोन्स दिए जाएंगे, लोन्स मिलेंगे. ठीक है, म्यूचुअल जो गारंटी है उसके अगेंस्ट लोन्स मिलेंगे. क्लियर? So name the committee formed for the village and small industries in 1955. ठीक है, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए. 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का जो है नाम आपको बताना है. ठीक है, 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का जो नाम है वो आपको बताना है. रंगराजन कमेटी, बेसल कमेटी, कारवे कमेटी, नरसिम्हन कमेटी. ओके, रंगराजन कमेटी के बारे में जानते हैं. ये जो कमेटी थी वो पुअर्टी एस्टिमेट से जुड़ी हुई थी. पुअर्टी एस्टिमेट्स. बेसल कमेटी जो है ये बैंकिंग से जुड़ी हुई है. इंटरनेशनल मापदंड जो है बैंकिंग का, बैंकिंग. ठीक है, आंसर इसका क्या है? कारवे कमेटी. नरसिम्हन कमेटी ये भी जो है बैंकिंग से जुड़ी हुई थी. इसका भी जो संबंध है वो किससे है? वो बैंकिंग से. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ओके. So who released a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968? So जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? सो व्हीट रेवोल्यूशन, गेहूं क्रांति. आप जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करेंगे हम तो ग्रीन रेवोल्यूशन में दो जो अनाज, जो बहुत सबसे ज़्यादा अनाज जो है वो रेवोल्यूशन का फ़ायदा उसको पहुंचा, वो गेहूं था. उसका चावल भी था, चावल का भी बहुत उपज बढ़ा. और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो हरित क्रांति था, उसके बदौलत ही हम अनाज के क्षेत्र में जो है सेल्फ सफिशिएंट हो पाए. ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1968. याद कीजिए, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. ठीक है, राइट आंसर विल बी इंदिरा गांधी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मॉडर्नाइजेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? क्या है प्रश्न? अच्छा प्रश्न है. क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मॉडर्नाइजेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? ठीक है, किसके लिए? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद को बढ़ाने के लिए आपको क्या दर्शाता है? आधुनिकीकरण को दर्शाता है. क्या कर सकते हैं कि वस्तु और सेवाओं का जो उत्पाद है वो बढ़ जाए? एडॉप्शन ऑफ ओल्ड टेक्निक विथ लार्ज स्केल. देखिए, ओल्ड टेक्निक को तो हमें रिप्लेस करना है. ओल्ड टेक्निक जब तक रहेंगे तब तक प्रोडक्शन कम रहेगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा. दूसरा है एडॉप्शन ऑफ सेम टेक्निक इन डिफरेंट वे. देखिए, सेम टेक्निक भी नहीं होगा. सेम टेक्निक जो होता है बेसिकली ये आपको वही रिजल्ट देगा जो अभी तक रिजल्ट देता आ रहा है. ठीक है, सेम टेक्निक हमेशा आपको वही रिजल्ट देगा जो रिजल्ट देता आ रहा है. ओके, नेक्स्ट है फ्लोइंग वेस्टर्न कल्चर. कल्चर कहाँ से आ गया इसमें? कल्चर का कोई मतलब ही नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा. एडॉप्शन न्यू टेक्नोलॉजी, बिल्कुल आसान जवाब है. नए टेक्नोलॉजी, नई तकनीक को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा. नए नए मशीनरीज को इंट्रोड्यूस करोगे आप लोग, नए नए तरीके हैं अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने के. अगर उस सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाए तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करेगा. तो सिंपल सा आंसर है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग से आंसर है. इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इस आंसर को कहीं पढ़ें, जाने, समझें. अपनी बेसिक समझ, इसलिए मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स के MCQ आपके बेसिक जो समझ है, समझदारी है, उससे सॉल्व किए जा सकते हैं. तो इसका आपको ध्यान रखना है. ओके,
तो कभी भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, निश्चित ही आपके वो क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे। ओके, सो इन 1991 द इंडियन रुपी वाज डिवैल्यूड इन हाउ मेनी स्टेप्स। 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था? ठीक है, डिवैल्यू किया गया था 1991 में, जब हमारा एलपीजी आया था उसमें कितने चरणों में इसको किया गया था? 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, वंस और ट्वाइस? कितने चरणों में किया गया था? अच्छा, अभी तक कितने बार किया गया है, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक, ये तो पूछा है कि 91 में कितने बार में हुआ, अभी तक कितने बार डिवैल्यू किया गया? अभी तक कुल जो है 3 बार किया गया। ठीक है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। 1991 में कितने बार किया गया? 2 टाइम्स, 2 बार में। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 बार, यानी कि ट्वाइस। ओके, so according to LERMS policy, what percentage of foreign exchange earning was required to exchange at an official exchange rate as determined by RBI? LERMS नीति के अनुसार RBI द्वारा सुनिश्चित की गई आधिकारिक विनिमय दर पर विनिमय के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय आय का कितना प्रतिशत आवश्यक था? कितना प्रतिशत आवश्यक था? LERMS नीति के अनुसार RBI द्वारा सुनिश्चित की गई आधिकारिक विनिमय दर पर एक विनिमय के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय आय का कितना प्रतिशत आवश्यक था? क्या हो जाएगा आंसर? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। यस, व्हाट कुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी यस 40%। ओके, 40%। क्लियर? द राइट आंसर इज 40%। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन? ठीक है, तो वैश्वीकरण के संदर्भ में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जो कथन है वो सही हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट स्टेटमेंट। वी हैव 2 स्टेटमेंट, हमारे पास 2 कथन है, पहला और दूसरा। पहला कहता है कि आप ध्यान रखिए, ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में पूछ रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन आपके माइंड में होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के संबंध में मुझसे कुछ स्टेटमेंट पूछे जाएंगे। पहला, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है। ठीक है, नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। इकोनॉमिकल भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, इसमें सोशल भी होता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसमें जो कल्चर वगैरह है वो भी आपको दिखेगा। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है पैन वर्ल्ड होता है, पूरे विश्व में होता है। एक कल्चर से दूसरे कल्चर चीज़ें सीखती हैं, एक इकोनॉमिक से दूसरी इकोनॉमिक कनेक्ट होती हैं, ये ग्लोबलाइजेशन का एक उदाहरण है। ओके, आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, ये भी जरूरी है और ये बिल्कुल सही है। आउटसोर्सिंग जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं कि रिजल्ट है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अगर कहीं से हमें सस्ती मिलती हैं तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं, और ये वैश्वीकरण के बाद ही संभव हो पाया। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें बताना है? बोथ 1 and 2, ओनली 1, ओनली 2 और नीदर 1 और नॉट 2। यस, तो मैंने आपको बताया कि ये सही है और ये भी सही है। आंसर इसलिए क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। ठीक है, बोथ 1 and 2। ओके, so high growth rate with use of modern technology and self reliance of economy could be achieved only। क्या कह रहा है? आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर, किसके उपयोग से? आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब, ठीक है, इसके इस्तेमाल से जो अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब क्या होगा बताइए। पहला है बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रीच द पुअर पीपुल। वैसी परिस्थिति में जब आर्थिक समृद्धि, अगर आपका देश विकसित हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है तब तक जो है आपका उच्च विकास दर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा है
बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रीच द रिच पीपल। देखिए ये रिच पीपल का तो सोचेंगे नहीं, रिच पीपल की तादाद बहुत कम है, इसलिए ये नैरो हो जाएगा। मैंने बोला है कि नैरो स्टेटमेंट को आपको काट देना है, जो छोटा सोच क्या स्टेटमेंट है उसको काट देना है, वो गलत होगा आपका। द इकोनॉमिक पार्टिसिपेट्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। फिर देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करने से क्या इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, क्या ग्रोथ दिखेगा क्या। चौथा, इट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब ये कैपिटलिस्ट होगी, ये भी छोटा सोच हो गया, ठीक है। जरूरी कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, कुछ भी हो, इकोनॉमी तो किसी भी स्थिति में ग्रो कर सकती है, लेकिन रियल ग्रोथ तभी है जब आपकी इकोनॉमी के प्रोस्पेरिटी का जो बेनिफिट है वो गरीबों तक भी पहुंचे। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर? So, which of the following statement is correct about MNC? MNC मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं उसके बारे में है। पहला है MNC is a company that owns और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, ठीक है। मतलब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, जो एक राष्ट्र से ज़्यादा राष्ट्रों में जो है चीज़ों को कंट्रोल करती है, ओन्स करती है या कंट्रोल करती है। वही तो कह रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में क्या करती है, उत्पादन और स्वामित्व या नियंत्रण करती है, ठीक है। द लीड टू क्रिएशन ऑफ मोनोपोली इन द होम कंट्री, ओके। वे स्वदेश में एक अधिकार स्थापित करते हैं। देखिए ये फिर नैरो हो गया और निगेटिव हो गया। ये निगेटिव स्टेटमेंट, अगर ऑब्वियस सी बात है एमएनसी एक बड़ी कंपनी होती है, जाइंट कंपनी होती है, लेकिन नैरो स्टेटमेंट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेटलेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में काम करते हैं इसलिए इनको बाउंड्री से परे और स्टेटलेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 3 जो है हमें सही लग रहा है, ये एक नैरो है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी जो अपने डोमेस्टिक में है, घर में अपने घरेलू कंपनी जो है, जैसे कि इंडिया की कोई कंपनी है वो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, दूसरे देशों में भी काम कर रही है, तो क्या वो इंडिया में मोनोपोली कर देगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3 करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्लियर? ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मोस्ट पीपुल वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मोस्ट पीपुल वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक लोग के काम करने के पीछे क्या कारण है? कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों के काम करने के पीछे क्या कारण है? पीपुल गेट हायर रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, लोगों को कृषि में उच्च रिटर्न मिलता है, मतलब ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। ये है पहला ऑप्शन आपका, लोगों को कृषि में उच्च रिटर्न मिलता है। दूसरा है ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं वो प्रेशर बनाते हैं, ठीक है, और इसलिए जो है कृषि में ज़्यादा काम करते हैं। कितना नैरो स्टेटमेंट है ये। क्या किसी पॉलिटिकल के राजनीतिक दबाव में आके कोई ऐसा करेगा क्या कि नहीं भाई मैं ये नहीं ये काम करूंगा? कभी सुना है आपने, ठीक है। अदर सेक्टर्स डू नॉट ऑब्जॉर्व पीपुल फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ठीक है। क्या ऑप्शन है ये कि अन्य क्षेत्र जो है वो कृषि के लोगों को क्या है, अवशोषित नहीं करती है, मतलब अपने पास जॉब जो है नहीं देती है। जो लोग कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको वो अपने क्षेत्रों में जॉब नहीं दे पाती है, इसके कारण जो है ये परिस्थिति बनी हुई है। और चौथा है मोस्ट ऑफ द पीपुल आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन एग्रीकल्चर, और ऐसा है कि ज़्यादातर लोग, जो अधिकांश लोग हैं, उनको कृषि में काम करने में रुचि रखते हैं, इसलिए वो काम करें, रुचि रखते हैं। आपको लगता है क्या आज के टाइम में, जो हमारा मॉडर्न टाइम है, यहाँ एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है? यूथ का कभी इंटरेस्ट देखा है? कुछ तो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह, या उसके अलावा जो सेरिकल्चर है या जो फिश की जो फार्मिंग है, ये सब चीज़ों में तो है जो मॉडर्न एग्रीकल्चर्स हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, क्या आपने देखा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो किसी एम्प्लॉयज़ का, किसी वर्कर का जो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है? ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंटरेस्ट की बात तो बिल्कुल नहीं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप जानते हैं बेसिकली जो एग्रीकल्चर है ये आपका प्राइमरी सेक्टर को डील करता है, ठीक है। किसको? प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद आपका है सेकेंडरी सेक्टर, जो मेजर सेक्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा है टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर या जो सर्विस सेक्टर भी कहलाता है,
ठीक है, जो सर्विस सेक्टर भी कहलाता है, ठीक है, जो सर्विस सेक्टर भी कहलाता है। क्लियर? सो इसको आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो सेकेंडरी सेक्टर की जो जॉब है और जो टर्सरी सेक्टर की जॉब है, ये सब जो जॉब है ये लोगों को, जो एग्रीकल्चर फील्ड के जो लोग थे उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, ठीक है, उनको अपने पास जॉब नहीं दे पाई। और यही एक कारण है कि जो इस फील्ड में जो है ज़्यादातर लोग जो है काम कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? अदर सेक्टर डू नॉट ऑब्जर्व पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये जो है सी जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। 25 बेहतरीन प्रश्नों को देखा हमने, सीखा, समझा और मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद भी कर लेंगे और एग्जाम में अगर ये प्रश्न दोबारा आपसे पूछी जाए तो निश्चित ही आप इसका सही उत्तर करके आएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए। जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक उम्मीद है, और प्रैक्टिस उतना कीजिए कि जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आए। इसलिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि स्वेट इन द पीस सो दैट यू डू नॉट ब्लीड इन द वॉर, ठीक है, जब शांति हो तो पसीना बहाइए, जंग के समय खून बहने से आप बच जाएंगे। थैंक यू सो मच।